हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा एचपीएससी 2019 का एचपीएससी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो पूरा क्वेश्चन पेपर हम इसमें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। तो ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस है ना, ये प्राइमरीली इट वाज नोन फॉर द ऑप्शन प्राइसिंग, जो आपका ब्लैक स्कॉल मर्टन मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन कॉमर्स के पेपर में ये पता नहीं क्यों पूछ लिया गया, जबकि ये जनरली हम ये वाला कॉन्सेप्ट पूछते या पढ़ते भी नहीं है नॉर्मली। लेकिन इसे अगर हम कॉमर्स में देखें तो कहाँ लिंक किया जा सकता है, ये आपका डिविडेंड की इरेलीवेंट वाली जो डिविडेंड इज इरेलीवेंट फॉर द फर्म स्ट्रक्चर और फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, ये कहते हैं एमएम या मोदी गिलियानी एंड मिलर। उनका जो हाइपोथेसिस है उससे रिलेट करके थोड़ा इसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिविडेंड पॉलिसी जो जो आपका है, उस उससे इसे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो देखते ही पेपर में बैठते ही एस्पायरेंट्स का मोरल डाउन हो गया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपने कभी देखी नहीं थी चीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था, ब्लैक स्कॉल्स हाइपोथेसिस आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका न्यूट्रलिटी ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है। इसे भी इनडायरेक्टली रिलेट किया है हमने। तो उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट एडजस्टेड फॉर टैक्सेस। टैक्सेस से एडजस्ट क्यों नहीं किया जाता? आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसकी कॉस्ट को, उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? कॉस्ट ऑफ इशू हो सकती है, या फिर उसकी जो कॉस्ट है प्रेफरेंस पे डिविडेंड देने की, वो वाली कॉस्ट हो सकती है। इसके ऊपर आपको कोई भी प्रकार की इसके ऊपर आपको कोई भी प्रकार की टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ये आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसकी वजह से क्या होता है, दो चीजें होती है। देखो, एक तो होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? डिविडेंड पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ये जो एक फिक्स रेट इंटरेस्ट है, वो दिया ही जाएगा हर हालत में, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हैं चाहे फर्म को लॉसेस हैं। लेकिन जो डिविडेंड होता है, चाहे वो प्रेफरेंस पे हो चाहे वो इक्विटी पे, वो केवल तभी दिया जाएगा जब अगर आपके पास इनफ प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। यानी वो प्रॉफिट्स पे चार्ज नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दैट इज वाई जो आपके टैक्स बेनिफिट्स हैं वो इस पे नहीं मिलते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उसके साथ लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, जब टैक्स चार्ज कर लिए जाते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर जो है उसके अंदर से, उसके ऊपर नहीं, उसके अंदर से जो आपका जो डिविडेंड है वो पे किया जाता है, चाहे वो प्रेफरेंस पे हो चाहे वो इक्विटी पे हो। इसी वजह से जो इनके ऊपर एडजस्टमेंट है टैक्स की, वो नहीं की जाती। उसके बाद है वाईटीएम मेथड। वाईटीएम मेथड जो है आपका, उसके अंदर पूछा गया था कि वाईटीएम मेथड इज अ मेजर फॉर द बॉन्ड्स रेट ऑफ रिटर्न दैट कंसीडर। ये क्या कंसीडर करता है? वाईटीएम मेथड क्या कंसीडर करता है? ये जो आपकी इंटरेस्ट इनकम भी है और जो आपके कैपिटल गेन या कोई लॉस हुआ है, उन दोनों को ही कंसीडर करता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। YTM method represents the total return an investor will earn if the bond is held until maturity, यानी yield to maturity। मेच्योर होने पे जो अगर कोई भी बॉन्ड किसी इन्वेस्टर के पास है, उसके मेच्योर होने के बाद उसे पूरा जो टोटल रिटर्न है वो जो प्राप्त होगा, वो कैलकुलेशन वाईटीएम मेथड के अंदर करी जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या क्या कंसीडर करेंगे? एक तो आपकी कूपन पेमेंट्स या इंटरेस्ट इनकम्स जो पीरियोडिकली रिसीव होती है, वो भी कंसीडर की जाती है। और कैपिटल गेन या फिर लॉस जो भी होगा, जो आपका, अगर मान लो कोई बॉन्ड है, उसको दोबारा जो आपका बॉन्ड है उसको खरीदते समय जो चीजें आपने कैपिटल गेन या लॉस जो सफर करी होगी, ये रिफ्लेक्ट करता है आपका आईआरआर ऑफ द बॉन्ड। उसके बाद द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन कैन बी डिफाइंड एज। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो सिंपल होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो एनपीवी का सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है, इजी सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है? इसमें देखो आप, जब सैंपल साइज छोटा होता है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन होता है, उस समय हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। सिंपल है, जो टेस्ट की प्रॉपर्टीज है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
विद रेफरेंस टू बैंकिंग, आईएमपीएस का क्या मतलब होता है? सिंपल आपसे वो पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एक रियल टाइम इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है और ये लॉन्च किया गया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि एनईएफटी या आरटीजीएस है, उनके जो आईएमपीएस है ये 24/7 आपका अवेलेबल रहता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो आपका कुछ लॉट्स में ट्रांसफर की जाती है अमाउंट, और एनईएफटी जो है रियल टाइम सेटलमेंट की जाती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की बैंकिंग आवर्स में। उसके बाद जो आपका सीआरआर है, इसमें पूछा गया था डैश रेफर्स टू द कैश विच बैंक have to maintain with RBI as a certain percentage of their demand and time। NDTL का कुछ परसेंटेज, NDTL का कुछ परसेंटेज दो तरह से रखा जाता है। एक तो वो रखते हैं एसएलआर की फॉर्म में, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है बैंक्स के द्वारा, वेयर एज एसएलआर जो होता है वो लिक्विड सिक्योरिटीज के रूप में खुद के पास रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सीआरआर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम टू ग्रोथ गोज बियॉन्ड द इंक्रीजिंग प्रायर सेविंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट, दिस स्टेटमेंट इज। ये सिंपली आपकी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट थियोरी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या बोलती है? इट एम्फसाइजेस दैट द फाइनेंशियल सिस्टम नॉट ओनली मोबिलाइजेस सेविंग बट also channels credit into the productive इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देयर बाय बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बियॉन्ड जस्ट प्रायर सेविंग्स। कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन का भी काम किया जाता है किसके द्वारा? आपकी जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं उनके द्वारा। वो न केवल आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, बल्कि उससे क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर था पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो था क्रेडिट इन्वेस्टमेंट थियोरी। उसके बाद जो आपके नाबार्ड होता है, उसका जो रीजनल ऑफिस है ये स्टेट लेवल पे बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे बनाया जाता है। जब अगर आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें पता चलेगा कि रीजनल ऑफिस नाबार्ड ने हर स्टेट में अलग अलग बनाए हैं, और जो रीजनल ऑफिस होते हैं उनका जो हेड होता है वो होते हैं आपके चीफ जनरल मैनेजर। तो सीजीएम इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रेफर्स टू एन इवेंचुअल फॉल इन, जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट एन जो एन इवेंचुअल फॉल इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, आपका एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक आपका फिक्स्ड फैक्टर्स होता है। और जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है ये वेरिएबल फैक्टर्स पे ही लगता है। कहता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो एक समय के बाद है ना गिरना शुरू हो जाता है। तो ये वाली थियरी थी जिसका नाम था आपका लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। डीएमयू होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होता है डीएमआर। ये सेम ही बातें होती हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं। इसमें इवेंचुअली होता क्या है, ये आपका जो जो एमयू या फिर एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, the act of assigning value to credit investment the act of assigning value to credit instruments by estimating or assessing the solvency and expressing them through predetermined symbol is called, सुनो, credit rating। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? इट इज एन इवेल्युएशन ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर और द डेट इंस्ट्रूमेंट। या तो बोरोवर की वो क्रेडिट वर्दीनेस देख रहे होते हैं या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट की देख रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना आजकल तो बड़ी आम भाषा में सिबिल डाउन चला जाएगा, तो वो सिबिल वो होती है आपकी क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद ये आपकी मेन जो है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे क्राइसिल है, इकरा है, केयर है। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? क्राइसिल आपकी 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, आईसीआईसीआई इसका स्पॉन्सर्ड बैंक था। और आपकी इकरा जो है ये स्टैब्लिश हुई थी 1991 में। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ओरिजिनली इसके जो प्रोमोटर थे वो इंडियन थे। 1993 में इंडियन प्रोमोटर इसके थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई भी थे, केयर के भी। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से
जो क्राइसिल है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1987 में हुई थी। इकरा कब हुई थी? 1991 में हुई। केयर कब हुई थी? 1993 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इनके स्पॉन्सर बैंक्स कौन से थे या इनके प्रमोटर्स कौन से थे? Next question is question number 12. It is a financial institution which manages the collection of accounts receivable of the companies on their behalf and bear the credit risk association with those accounts. देखना, हमारे पास है ना कुछ क्रेडिट रिसीवेबल्स थे, हमने उसको एक फैक्टर को दे दिया कि आप जाइए, फैक्टरिंग बोलते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो फैक्टर्स है। क्वेश्चन समझा देती हूँ, हमारे पास कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो हमने किसी फैक्टर को दे दिया कि आप जाइए और इनसे पैसा रिकवर कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। अगर वो अपने पास, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग भी होती है। तो मेन जो क्वेश्चन में पूछी गई बात थी वो ये थी कि आपके जो जो भी आपकी जो कलेक्शन है अकाउंट्स रिसीवेबल की, वो कंपनी ने अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो उस थर्ड पर्सन को क्या बोला जाएगा? उसको फैक्टर बोला जाएगा। इसमें भी दो तरीके के काम होते हैं जी, एक तो आपका फैक्टरिंग होता है, एक आपका फोरफीटिंग होता है। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना पीडीएफ में, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स, इनमें से मर्चेंट बैंक का कौन सा काम है? तो मर्चेंट बैंक का काम होता है आपका कैपिटल मार्केट असिस्टेंस। क्या काम करते हैं कैपिटल मार्केट असिस्टेंस में? कि कई बारी ना शेयर्स जब इशू होते हैं तो उनके जो वो होते हैं ना कि अगर आपके शेयर्स का 90% तक भी अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ मार्केट में, तो अंडर राइटर का काम भी करते हैं कि हम ले लेंगे आपके जो शेयर्स का पोर्शन अनसोल्ड रहेगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन को पूरा होने से जो कंडीशन है वो पूरा होने के लिए वो 90% जो शेयर्स आपने इशू किए हैं वो खरीद लिए जाने चाहिए। तो ये अंडरराइटर का काम ये मर्चेंट बैंक्स करते हैं। ये कहाँ करते हैं? कैपिटल मार्केट असिस्टेंस में करते हैं। उसके बाद बाकी के देखना एक बार ऑप्शंस देखो। रूरल बिजनेस फाइनेंस है, ये नहीं करता, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड बैंक है। कमर्शियल बैंक नहीं करता, इसके लिए भी अलग से बैंक है। डेवलपमेंट बैंकिंग तो करता है, ये आईडीबीआई टाइप्स बैंक करते हैं। तो ये ऑप्शन इसके इसलिए कट हो जाते हैं। इजी से ही थे ऑप्शंस भी वैसे। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये है ना, वैसे 1990 में स्टैब्लिश हुआ था सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन इसका जो एक्ट है ये है 1989 का, और वैसे भी ऑप्शंस में 1990 दिया नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो 1989 ही होगा, क्योंकि एक्ट जो है वो सिडबी का वो है आपका 1989 का ही। उसके बाद चलिए ये आईडीबीआई का एक वो था, बेबी बैंक था, उसमें जो आईडीबीआई के जो फंक्शंस थे वो, ये पहले नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है एमएसपी पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस समय ये काफी चीजें चल रही थी एमएसपी वाली, तो इससे सिर्फ इसमें फुल फॉर्म पूछ ली। इजी है। उसके बाद चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का यही मकसद होता है कि जो जो चीजें पूछी गई है ना वो चीजें एक बार आप देख लोगे, उनसे उनके इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लोगे, तो उससे आपके आने वाले पेपर में 5-7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली निकल जाते हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स इन्वेस्टर्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन कंपनी। तो इसमें दो तरह की होती है ना मनी, एक तो आपकी हॉट मनी दैट इज नोन एज एफपीआई, दूसरी होती है आपकी एफडीआई। एफडीआई में आपको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलता है, वेयर एज एफपीआई में आप केवल पैसा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, ओनरशिप इंटरेस्ट के लिए नहीं लगाते। तो जहां ओनरशिप इंटरेस्ट की बात आती है वहां पे एफडीआई, और जहां पे केवल पैसा कमाने की बात आती है वहां पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। द थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स इज नोन एज फिशर इफेक्ट। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर उतना मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप पीडीएफ ले लेना इस नंबर पे मैसेज करके मेरे पास, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें से पढ़ लेना आप। उसके बाद इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल सबमिटेड टू द पेरेंट कंपनी एज अ डिविडेंड। तो ये होता है आपका टैक्स रेफरेंस। इनकम इज नॉट टैक्स्ड, क्या कहता है? इनकम के ऊपर तब तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ये पेरेंट कंपनी में रेमिट नहीं कर दी गई। यानी यूएसए में कोई पर्सन बैठा है और वो वहां से कोई पैसा इंडिया में रेमिट कर रहा है, तो उसके ऊपर यूएसए तब तक टैक्स नहीं लगाएगा जब तक कि वो यहाँ पे पैसा नहीं आ जाता। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे टैक्स लगेगा उस पे, तो इसे बोलते हैं टैक्स डेफरल। उसके बाद ओएयू, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस दैट इज मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
इसका ज़्यादा सो जो इसकी इंक्लिनेशन है ये पॉलिटिकल रहती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। तो ओएयू क्या है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, मीनिंग पूछा गया था। वैसे भी दूसरे ऑप्शंस अगर आप इसके पढ़ते ना तो भी ये, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन नेशंस दैट इज मोर कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक, ये अमेरिकन नहीं है, ये अफ्रीकन है। फिर ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है, ये सेम ही ऑप्शन थे। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल नेशंस तो है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो ये अफ्रीकन नेशंस की है ओएयू। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1963 में। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल का जब आप टेन्योर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 182 डेज टी बिल्स भी मिलेंगे, 14 डेज टी बिल्स भी मिलेंगे, 364 डेज टी बिल्स भी मिलेंगे। ये वैसे भी ओड सा लग रहा था, 62 डेज टी बिल्स कभी भी नहीं मिलते हैं। 91 डेज वाला भी एक होता है ऑप्शन। तो 4 प्रकार के टी बिल्स जो है, ट्रेजरी बिल्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है, वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, 4 प्रकार के जिनके टेन्योर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, स्टेटमेंट जो समराइज करेगी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, दिस इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। एक किसी भी देश का व्यापार दूसरे राष्ट्रों के साथ एक पूरे पीरियड के दौरान, एक पूरे वर्ष के दौरान क्या रहा, इसे क्या बोलते हो, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, बीओपी, जो हमारा हमेशा नेगेटिव रहता है। उसके बाद है, एक डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कैरियर टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ कार्गो इज नोन एज। तो इसका सिंपल सा मीनिंग था बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है, ये मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करवाया हुआ है, यूट्यूब पे ही पढ़ी है क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया है कि बिल ऑफ लेडिंग जो है ये एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। यानी ये शो करता है कि जिस भी पर्सन ने वो कार्गो रिसीव करना है उसके पास अगर बिल ऑफ लेडिंग है तो ये मान लिया जाता है कि वो ओनर जो उसका जो सामान है कार्गो में, वो उसका ओनर है जिसके पास भी वो बिल ऑफ लेडिंग है। ये क्या होता है, ये कैसे इंडोर्स करा जाता है, कैसे एक्वायर किया जाता है, ये सारी चीजें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में की हुई है हमने, वो आप देख लेना वीडियोस, 3-4 पार्ट्स में हमने वो एक्ट पूरा किया है। द अंडर प्राइसिंग ऑफ द एक्सपोर्ट्स यूजुअली बिलो कॉस्ट और बिलो द होम कंट्री प्राइस इज नोन एज, तो इसको डंपिंग बोलते हैं, जो चाइना करता है। अपने देश में भी उतने में चीजें नहीं बेच रहा जितने में भारत में बेच रहा है। तो एम्बार्गो का क्या मतलब होता है, एम्बार्गो का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा दैट प्रोहिबिट्स ऑल ट्रेड्स। जहाँ पे ऑल ट्रेड्स की बात आती है, परमिट वो करने की, प्रोहिबिट करने की, परमिट तो मतलब अलाउ करना और प्रोहिबिट का मतलब होता है डिसअलाउ करना। तो जहाँ पे एक ऐसा कोटा लगा दिया गया, एक ऐसा कोटा लगा दिया गया कि जो सारा का सारा ट्रेड है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया दूसरी कंट्री से। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है ऑल ट्रेड्स विद द पर्टिकुलर कंट्री और स्पेसिफिक गुड्स। या तो हमने चाइना के साथ या चाइना से आने वाली लबूबू पे ये लगा देना है ना, लबूबू डॉल जो आपने आजकल देखी होगी, तो उसके ऊपर एम्बार्गो लगना चाहिए। इट इज इट इज स्ट्रिक्टर देन दी टैरिफ्स और कोटाज एंड ऑफन पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जैसे यूएसए ने एम्बार्गो यूएसए तो पता नहीं क्या क्या लगाता रहता है। उसके बाद an agreement between the countries that has the goal of abolishing all trades between the member countries। सुनो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। एक एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन कंट्रीज, 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बीच में, 4 में, 5 में, कुछ कंट्रीज के बीच में हो रहा है, जिसका जो मेन गोल है वो क्या है, अबॉलिश करना है ऑल ट्रेड्स को बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज। यानी 5 कंट्रीज ने अगर ये वाला एग्रीमेंट करा है तो कहते हैं कि पांचों के बीच में कोई भी प्रकार का टैरिफ या वो नहीं लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ट्रेड अगर वो आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं तो हम फालतू फालतू के टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। तो इसको आप बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे नाफ्ता साफ्ता ये है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन पैटर्न। अब भाई मुझे नहीं समझ में आया कि इसका ऑफिशियल आंसर पैनल इंटरव्यू क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इंटरेक्शन पे बेस्ड कौन सा इंटरव्यू नहीं है। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या किया जाता है, जैसे कि कई बार जो बच्चे जाते हैं ना, जहाँ पे जैसे एनडीए टाइप्स की जो उनकी वो होती है पोस्ट्स होती हैं, जैसे एनडीए में जाते हैं बच्चे, तो वहां पे उनको एक स्ट्रेस इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। वो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उनको डालेंगे और देखेंगे कि वहां उनका क्या बिहेवियर होता है। वहां पे कोई और नहीं होता, जनरली कोई और नहीं होता, वैसे ही बच्चे होते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा होता वहां पे उनका, वहां पे केवल एक स्ट्रेस पोजिंग सिचुएशन होती है। तो इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है वहां पे। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में कई सारे अलग अलग प्रकार के जो आंसर्स हैं वो कुछ क्वेश्चंस के दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे दिए हुए हैं। तो इसका ऑफिशियल आंसर तो है पैनल इंटरव्यू। वैसे इसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए
स्ट्रेस इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू ऐसा है जो कि इंटरेक्शन पे बेस्ड नहीं है? तो देखो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, वो भी उसमें भी इंटरेक्शन होता है, डेप्थ इंटरव्यू में भी इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी का, और फिर उसमें जो पैनल इंटरव्यू है उसमें भी होता है, एक पैनल बना दिया जाता है और वो इंटरव्यू लेता है। लेकिन स्ट्रेस इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा हाँ मैंने पढ़ा है। बाकी एचपीएससी के कुछ और विचार होंगे इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? तो रिक्रूटमेंट के दो प्रकार के आपके मेथड्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जैसे कि आपकी जॉब फेयर्स होते हैं, वहां से सीधे सीधे ले आके आप जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिक्रूट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स? तो डेल्फी टेक्निक भी है आपकी, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस है, वर्क स्टडी टेक्निक्स भी हैं। इन तीनों में ही आपकी जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको सर्टेन किया जाता है, वेयर एज जो स्किल इन्वेंट्री है उसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता। उसके बाद चलिए, स्किल इन्वेंट्री फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक रिकॉर्ड है जो आपकी करंट एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल्स का, उनकी डेवलपमेंट और उनकी ट्रेनिंग डिसीजंस लेने के लिए। समझ में आई बात कि कौन कौन से एम्प्लॉय की क्या क्या जो कैपेबिलिटीज हैं और क्या क्या की उन्हें जरूरत है, उसको आप स्किल इन्वेंट्री बोलते हैं। तो स्किल इन्वेंट्री पे भी क्वेश्चन कभी आए तो बता देना सिंपली कि हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके क्या क्या स्किल्स हैं, उनका जो खजाना है पूरा स्किल्स का, उसको हम स्किल इन्वेंट्री बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन दी गई है जो इन्होंने दी थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 30। ये डेफिनेशंस तो ना, ये एक जगह लिख लेना, जितनी भी डेफिनेशंस पुराने क्वेश्चन पेपर में आती हैं, कौन सी बात किसने कही थी, बहुत बार आते हैं पेपर में क्वेश्चन जैसे। द मेथड कॉल्ड DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ये किसके फीचर्स हैं जी? ये सिक्स सिग्मा के फीचर्स हैं। और सिक्स सिग्मा पे क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में भी आया था, पहले भी कई बार इसमें क्वेश्चन आते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन आया था कि सिक्स सिग्मा जो है वो कितने डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज जो है अलाउ करता है, तो ये 3.4 डिफेक्ट्स थे। और ये एक क्वेश्चन आया हुआ मैंने देखा था कि सिक्स सिग्मा को, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आता इस कॉन्सेप्ट से इतना प्यार एग्जामिनर को क्यों है, शायद इसका नाम अच्छा लगता होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था सिक्स सिग्मा जो है वो इम्प्लीमेंट किसने किया था? सबसे पहले तो मोटरोला ने किया था। कब किया था? 1986। ये क्वेश्चन आना रहता है, तो ये साल याद रख लेना एक बार के लिए। लेकिन ये फॉर्मली लॉन्च कब किया था सिक्स सिग्मा? मोटरोला ने 1987 में। अब अगेन दोनों ही ऑप्शन अगर आते हैं क्वेश्चन में, तो इसका क्या आंसर कमीशन मानेगा, वो देखने वाली बात रहती है। इसमें देखो सेलर्स के 4 P's कॉरस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर के 4 P's, जो 4 C's, सॉरी, जो 4 C's हैं, देखना 4 P's जो है ना, 4 P's वो तो हैं आपके सेलर के, सेलर के, और जो 4 C's हैं आपके वो होते हैं बायर से रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों को आपने सुमेलित करना है। सबसे पहला देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो आपका जैसे ये कस्टमर के लिए सॉल्यूशन, अच्छा ये पहले से ही वो है, अनस्क्रैम्बल ही किया हुआ है। और प्राइस जो है आपका, वो कस्टमर के लिए क्या कॉस्ट रहेगी उस प्रोडक्ट की, उसे प्राइस बोलते हैं। प्लेस क्या होता है? कन्वीनियंस होता है कि कितना कन्वीनियंटली आपको जो वो प्रोडक्ट है किसी प्लेस पे मिल जाएगा। प्रमोशन क्या होता है? हाउ इफेक्टिवली जो कम्युनिकेशन है वो पूरा हुआ है। तो ये आप 4 P's और 4 C's याद कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना कि 4 C's दिए किसने थे, तो ये दिए थे आपके रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड्स। इसकी मैंने आपको यहाँ पे नहीं है, किसी और क्वेश्चन पेपर में है शायद, कई सारे करेंगे हम एक्सप्लेन। तो उसमें है ना, एक मैंने चार्ट बना के दिया है, उसमें आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उन दोनों के नाम की पूरी लिस्ट मैंने उसमें आपको बना कर दी हुई है, इसमें नहीं दी हुई है। तो शायद एमपी वाला है, शायद एमपी वाला है या पता नहीं यूपी वाला है, उसमें है। टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? हर्जबर्ग ने दी हुई है। उसमें उन्होंने दो तरह के हाइजीन फैक्टर्स बताए थे, एक तो एक उन्होंने मोटिवेटर फैक्टर्स बताए थे। तो हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन को, और मोटिवेटर्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं सेटिस्फेक्शन को और मोटिवेशन को। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अपन किसी और पेपर में डिस्कस करेंगे, या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं उनमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? तो इनमें से कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट ये आपकी एक ऑफ द जॉब मेथड है, बाकी जो सारे आपके ट्रेनिंग मेथड्स है वो सारे आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। अब ये ऑन द जॉब ऑफ द जॉब क्या होता है कि जब ट्रेनिंग दी जा रही है जॉब पे रहते हुए तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब, और जो ट्रेनिंग दी जा रही है
जहाँ पे वर्क प्लेस है उससे कहीं दूर, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। अरेंज करने हैं ये 5 मैच्योरिटी लेवल्स के एलिमेंट्स हैं ऑफ द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल PCMM। इसके 5 लोगों में मैच्योरिटी के लेवल्स इस मॉडल ने दिए हैं, और उस मॉडल के ये वाले जो हैं 5 लेवल्स हैं, वो उन्हें अरेंज करना था इस क्वेश्चन में, केवल इतना ही था। तो इसका सही जो सीक्वेंस है वो था ये आपका 1 3 2 5 4, ऑप्शन बी। सबसे पहले इनिशियल लेवल होता है, देन मैनेज्ड होता है, उसके बाद रिफाइंड होता है, ऑप्टिमाइजिंग लेवल होता है, और फिर उसके बाद है आपका सॉरी उसके बाद प्रिडिक्टेबल लेवल होता है, देन आपका ऑप्टिमाइजिंग लेवल होता है। इसको भी मैच करना आ सकता है, जैसे ये मैनेज्ड, जैसे ये पहला लेवल है, यहाँ पे मैनेज प्रैक्टिसेस होती है, तो यहाँ पे पीपल की मैनेजमेंट हो रही होती है। टेलर्ड प्रैक्टिसेस, यहाँ पे कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मेजर्ड एंड अलाइन प्रैक्टिसेस टीम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली इम्प्रूव है ना कैपेसिटी बिल्डिंग। ये आप देख लेना, ये भी मैच करने के लिए पूछ सकता है, ये वाला मॉडल था। नेसेसिटीज जो होती है, सॉरी लग्जरीज जो होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हमेशा मोर देन वन होती है। लग्जरीज की इलास्टिसिटी मोर देन वन होने का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसके कंपैरिजन में उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। वेयर जो नेसेसिटीज होती हैं उनकी जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन वन होती है। उसके बाद उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। सिंपल फॉर्मूला पूछा गया था, ये MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाइड E-1 यानी इलास्टिसिटी -1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी, ये है इसका जी। ये नोटेशन आपने देखी होगी कई बार लिखी है, ये भी इजी क्वेश्चन था। मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, मार्जिनल कॉस्ट है जो आपकी, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे या तो इसमें आता मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू, तो ये फिक्स कॉस्ट से आ सकता था। अब ऑफिशियल आंसर इसका दिया गया था टोटल फिक्स कॉस्ट, शायद ये क्वेश्चन बाद में ड्रॉप कर दिया गया। फिर इसकी जो ऑप्शंस हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर नेचर की है। वेर एज जो फिक्स कॉस्ट है वो कहीं भी इनसे मेल नहीं खाती, तो या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी अगर काम करेंगे तो वहां पे आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स कैसे आएंगे। लेकिन अगर आपका ऑप्टिमल है कॉम्बिनेशन ऑफ दी फैक्टर्स, तो भी आपके रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ेंगे। आपका जो यूटिलाइजेशन है फिक्स्ड फैक्टर्स का वो अच्छे से हो रहा है, तो वहां भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ेंगे। आपकी जो डिवीजन है लेबर की और जो स्पेशलाइजेशन है वो वाले स्किल्स भी एक्वायर करे हुए हैं, तो वहां भी आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू, अच्छा इसमें भी दो तरह के फॉर्मूले आपको याद होते तो ये आसान था क्वेश्चन। वैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे अगर यहाँ ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऐसे टर्नओवर का फॉर्मूला और प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला अगर आपको पता होता, जैसे ऐसे टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स सी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको मल्टीप्लाई इन्होंने किया हुआ था नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जो फॉर्मूला बचा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीई, सेम है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीई। इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। डिक्लाइनिंग सिस्टम ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व क्या शो करता है, डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ द टोटल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व आपका ऐसे वाला टोटल यूटिलिटी यू, ये लास्ट में यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे नीचे ही जाता है। ये टोटल यू का जो ये डिक्लाइनिंग सेगमेंट है, ये यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके नीचे जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व अपन यहाँ बनाते हैं वो नेगेटिव हो रहा है। यहाँ अगर ये हमारे एक्सिस है तो ये नेगेटिव में जा रहा है, इसीलिए वो फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये TU AU MU वाला वो जो सुंदर सा कर्व हम ग्रेजुएशन मास्टर्स में 12th में बनाया करते थे, उस पे क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चे वो होगा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सेस जो कट करेगा एक्सेस, जो कट करता है एक्स एक्सेस को, तो यहाँ पे कोई भी अगर पैरेलल है ना, मान लो कोई भी अगर हम अपनी डिमांड कर्व को देखते हैं, ये है पैरेलल टू योर वाई एक्सेस, तो इसमें ये वाला सॉरी एक्स एक्सेस, तो ये होता है आपका इन्फिनिटी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, और ये कह रहा है कि पैरेलल टू द वाई एक्सेस।
अगर ऐसे ये पैरेलल है तो आपका पैरेलल है इसके या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको आप बोलते हैं फिर इलास्टिसिटी इज 0। तो कोई भी कर्व हो चाहे अगर वो ऐसा है तो उसमें इलास्टिसिटी 0 है, और ऐसा है हॉरिजॉन्टल है तो उसको आप बोलते हैं इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, कितना भी खींच लो उसे। अगर दो गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, तो क्या होगा, डायरेक्शन उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी की कैसी होगी। अच्छा, एक गुड्स हैं दूसरी के, जैसे कि पेन और इंक है, हम बड़ा टिपिकल एग्जांपल लेंगे, पेन और इंक है, तो एक के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, एक के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, एक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इसका जो रिलेशन हुआ ये कैसा हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद है ये रहा टी एंड शुगर। उसके बाद है downward sloping average revenue curve AR and marginal revenue curve MR. If MR is less than AR then, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी मोनोपोली की है, सिंपल वो होता है ना आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कहाँ गया पेन का पॉइंटर, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैं कर्व बना के दिखा देती थी, ये रहा, ये आपका AR, ये बन गया आपका MR। तो ये कहाँ होते हैं, ये MR ये AR, ये ना मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली में होते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मतलब। तो प्योर कॉम्पिट अगर यहाँ ना ऑप्शन कंफ्यूजिंग कब होते हैं, अगर आपको यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट भी दिया होता, उनमें भी ऐसा ही बनता है कर्व, लेकिन यहाँ पे प्योर और परफेक्ट कंपटीशन दिया गया है, प्योर और परफेक्ट कंपटीशन में तो वो वाला कर्व बनता है, वो वाला कर्व बनता है ऐसे वाला, पैरेलल टू द एक्सिस, इसी पे सब कुछ होता है यार एमआर। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अगर परसेंटेज इंक्रीज है क्वांटिटी में ऑफ गुड्स सप्लाइड इज स्मॉलर देन परसेंटेज इंक्रीज इन गुड्स सप्लाइड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जो इंक्रीज हुई है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये कौन सा केस होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये कौन सा केस होता है, वेर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीज जो है ना क्वांटिटी डिमांडेड वाली, ये होती है न्यूमरेटर में, और जो दूसरा फैक्टर है यानी चेंज इन प्राइस, ये होता है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर वाला जब ज्यादा है और न्यूमरेटर वाला बड़ा है तो आपकी जो ईडी है वो नेचुरली 1 से कम आएगी। बाकी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से आपको मैं बता दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, कंपनी है मेंटेन कर रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का ऑन इट्स करंट सेल्स, और ये अर्न कर रही है 30 लाख रुपए का प्रॉफिट पर एनम। अगर कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम जो है, प्रॉफिट वॉल्यूम या पीवी रेशो, इसने कहा है कि 40% है, तो इसकी करंट सेल्स का कैलकुलेशन करिए। तो एमओएस का फॉर्मूला अगर आपको पता था तो इससे आप ये जो इसकी सेल्स है ये 300 लाख आप निकाल सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ना आपकी दो चीजें होती हैं, ये सेल्स का और एक आपका होता है ये बीईपी लाइन होती है सेल्स। कहता है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। कहता है ये नैरो है अगर राइट साइड पे, अगर ये नैरो है राइट साइड पे, इस तरफ अगर ये नैरो है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट है जो फर्म बना रही है वो कम है। मान लो यहाँ पे तो ये काफी है, यहाँ पे तो ये काफी है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये भी अगेन एक और पेपर में भी आया हुआ है, वहां पे हमने इसके कर्व के साथ इसका डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको मैं वहां पे बता दूंगी। इसका मतलब ये होता है कि जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम आ रहा है, कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम है। दो लाइंस होती है ना, एक तो आपकी कॉस्ट की लाइन होती है और एक आपकी सेल्स की लाइन होती है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो अंतर है वो जितना कम होगा प्रॉफिट उतने ही कम होंगे। वेर एज अगर जो आपकी कॉस्ट और जो आपकी सेल्स की लाइन है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट्स आपके उतने ही ज्यादा होंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सेल्स से अगर कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है। Which point helps the management in determining the level of activity below which there are chances of insolvency on account of the firm's inability to meet the cash obligations unless alternative arrange, कोई और जुगाड़ अगर नहीं किया ना तो इस पॉइंट से नीचे यानी कैश ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे कंपनी जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट इन्होंने पूछ रखा था। अगर अरेंजमेंट को हरियाणा में जुगाड़ बोलते हैं ना,
कहते कोई और जुगाड़ अगर नहीं किया कंपनी ने तो इस पॉइंट से नीचे तो कंपनी क्रैश हो जाएगी। तो ये पॉइंट था आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद आता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विद अदर अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ये ड्यूपॉन्ट चार्ट, ड्यूपॉन्ट कंट्रोल चार्ट का यूज ही यही होता है कि जो आपका रिलेशनशिप है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का दूसरे अकाउंटिंग रेशियोज के साथ, उसको पता लगाना। किस किस का? जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी हैं उनका दूसरी अकाउंटिंग रेशियोज के साथ तालमेल देखना, रिलेशनशिप देखना। ठीक है, ये मत पूछना कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती है, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती है। तो ये मशीन अगर कोई थी 60,000 में सेल करी, उसकी कॉस्ट थी 50,000 की, रिटन डाउन वैल्यू थी 30,000 की। ये वाली ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन विच साइड ऑफ द योर कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एट व्हाट अमाउंट। ठीक है, सिंपल। 60,000 रुपए में बेच दी, 50,000 की मशीनरी थी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 की थी। केवल आपसे ये पूछा गया, आपसे लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं पूछा गया, आपसे केवल ये पूछा गया कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के किस पोर्शन की तरफ, यानी जो दो तरह के उसके सोर्सेज होते, दो तरह के उसके पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और एक आपका होता है सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ अपने फंड्स मिलेंगे अपने को, तो ये सोर्स ऑफ फंड होगा। उसके बाद सोर्स साइड दिखा देंगे हम 60,000, क्योंकि आई तो 16 है। रिग्रेशन जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले यूज की थी टर्म 19th सेंचुरी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में अगेन आपको कोवेरियंस का फॉर्मूला पूछा गया था, याद था तो क्वेश्चन इजी था। कोवेरियंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन। With which scale measure the psychological meaning of the attitude object using bipolar adjectives? तो ये होता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्केल ऑसगुड स्केल या ऑसगुड मेजर भी इसको बोलते हैं। तो किस और नाम से जाना जाता है, ये आपका ऑसगुड मेजर के नाम से भी जाना जाता है। कि बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स इसमें होते हैं। बाइपोलर का मतलब पति पत्नी, ठीक है, जो दोनों अलग अलग पोल्स पे एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एंड गुड एंड बैड एंड यस एंड नो। ठीक है। तो बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर्स होते हैं। रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्टिव अलोंग सेवरल सच स्केल्स। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। द वेरिएशन इन द मेजर ड्यू टू some known or unknown influences that cause the score to lean in one direction more than the other. It is known as the systematic variance. Systematic variance. उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये नोटेशन है सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू की नोटेशन है। प्रेजेंट वैल्यू की कैसे, ये प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट और इसको ऐसे लिखा जाता है ना, 1 डिवाइड बाय, ये हम हिंदी में याद करते थे, एक बटा एक जमा दर की पावर समय, ऐसा वो वाला 6th क्लास का फॉर्मूला। नोटेशन पूछ रखी थी सिंपल, मूलधन गुना एक बटा दर, एक जमा दर बटा की पावर समय, ऐसा कुछ की याद तो करते थे, वो वाला यहाँ पे। जैसे ऐसा कैसे याद किया करते थे, ऐसे मूलधन मल्टीप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड समय, मूलधन गुना दर गुना समय, वो तो होता था आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फिर आप एक उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते थे, इसका ऐसे प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड 1 प्लस आर डिवाइड बाय टी, नहीं डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टी, मूलधन गुना एक जमा दर बटा 100 की पावर समय। और यहाँ पे इन्होंने पूछना है मूलधन, तो यहाँ वाला जो ये ऐसे, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको आप स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। द डेटा एलिमेंट ऑफ अ डेटा फ्लो, डेटा फ्लो का एक डेटा एलिमेंट होता है जो उसे, उसके क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा था, जो आपका डेटा एलिमेंट है वो इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं हो सकता, इमेजनरी नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। देन कम्स, अगर कहीं भी बात आ जाए, कहीं भी बात आ जाए रेयर इवेंट्स की जीवन में, तो वहां आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देना बिना देखे, रेयर इवेंट्स।
1000 पेजेस की बुक में 4 एरर्स निकालना, दैट इज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद टाइप 1 एरर क्या होता है? तो इसमें होता है आपका रिजेक्ट कर देना नल हाइपोथेसिस को, वो सही था तब, ठीक व्यक्ति को गलत बता देना, उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। The procedure of moving from general to more specific question is sometimes called funnel approach. funnel approach कैसी होती है? ऐसी होती है ना funnel, ऐसी होती है ना funnel, ये funnel होती है। यहाँ पे ये जो ये वाला, ये यहाँ से रिफाइन होते हुए जो ये जो जनरल सी चीजें थी, जो जनरल सी चीजें थी यहाँ इसमें डाली, और ये रिफाइन होते होते बहुत ही स्पेसिफिक हो गई, तो उसको बोलते हैं आप अपना फनल अप्रोच। रिवर्स फनल जो होती है, वो फनल को उल्टा कर दो, वो वैसी अप्रोच होती है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद द टैक्सिंग स्पेंडिंग डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस और स्पेंडिंग डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी में लिए जाते हैं। वैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी में आना था, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं होती है। बाकियों का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हमारी स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन थोड़ी रुक गई है। 1 सेकेंड प्लीज। The next question is, sorry, next question, yes, question number 62 कहता है the process by which an individual select करता है, organize करता है, interpret करता है information inputs को to create a meaningful picture of the world। perception जो हमारी सोसाइटी हमारे बारे में बनाती है, कैसे बनाती है? जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करेगी अपने दिमाग के हिसाब से, तो इसे बोलते हैं परसेप्शन। उसके बाद 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है अडॉप्टर कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द रिलेटिव टाइम एंड अडॉप्शन ऑफ द इनोवेशन कॉन्सेप्ट एंड इनोवेटर्स। अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं आपके, अच्छा ये इनोवेशन डिफ्यूजन फंक्शन रोजर्स ने जो दिया था, उन्होंने उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बना दिए एक ही क्वेश्चन पेपर में। इनमें इन्होंने जो जो स्टेजेस दी थी वो थी आपकी इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी। तो ये है इसका आंसर सही, लैगार्ड्स। ये है आपका कर्व जो रोजर्स ने दिया था। इसमें ये परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना। इनोवेटर्स जो है 2.5% होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं 13.5% होते हैं, अर्ली मेजोरिटी 34%, 34% इज लेट मेजोरिटी, एंड लेगर्ड्स होते हैं आपकी 16%। इसमें ये परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इनके क्या क्या और नाम होते हैं, जैसे इनोवेटर्स जो होते हैं उनको वेंचरसम भी बोलते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं ओपिनियन लीडर्स होते हैं, अर्ली मेजोरिटी जो होते हैं डेलिबरेट अडॉप्टर्स होते हैं, लीड मेजोरिटी आपके स्केप्टिक्स होते हैं, और लेगर्ड्स तो ट्रेडिशनलिस्ट। जब तक बिल्कुल जरूरत नहीं है ना किसी काम को करने की, तब तक वो करेंगे ही नहीं। रोजर्स ने डिफाइन किया था जो वो वाला प्रोसेस, ये वाला, ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था, उसके बाद ये पूछना चाहिए था। तो इसको आप बोलते हैं रोजर्स का जो फंक्शन, जो रोजर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बोलते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। ये कोई भी इनोवेशन जब बाजार में आता है तो कैसे कैसे डिफ्यूज होता है। उसके बाद है फाइव कंपीटिंग कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है मार्केटिंग एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखना, सिंपल कॉन्सेप्ट्स के नाम पूछे हुए हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके इन्होंने। कहते हैं कि 5 कंपीटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक दूसरे के प्रतियोगी कॉन्सेप्ट अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज, जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट होते थे। उनमें से एक तो आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, एक तो आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, एक तो आपका सेलिंग था, एक तो आपका मार्केटिंग था, और एक और कौन सा था? तो एक और आपका सोशल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट 66 में पूछा गया था आपसे, कहा था, कहता था कि क्लासिकल अप्रोच की टाइम ड्यूरेशन क्या थी? तो क्लासिकल अप्रोच की आपकी टाइम ड्यूरेशन थी जो सबसे पुरानी है। इसमें हम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर इसमें ना वो जो जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे, जो आपके उनके थे, क्या बोलते हैं अपन उनके, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और वो वाली बातें इसमें की जाती थी, फ्योडो टेलर वाली। तो इसका जो सही जो सुमेल होगा वो किस प्रकार का होगा? ए को सेकंड के साथ क्लासिकल अप्रोच, देन बी बिहेवियरल अप्रोच 18th सेंचुरी, फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच 1940s to 50s, देन कॉन्टेम्पररी, तो अभी तक जो चली रही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, और डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, खुद के लिए जरूरत नहीं है लेकिन किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार की डिमांड को क्या बोलते हैं डिराइव डिमांड। दो प्रकार की डिमांड होती है, तो डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे कि नोटबुक्स बनानी है हमारी फैक्ट्री में, तो नोटबुक्स बनाने के लिए जो पेपर का जो मटेरियल है, यानी पेपर जो आपका पल्प है, वो तो होगा आपका डायरेक्ट डिमांड। वेयर एज जो दूसरी और कोई उसकी सप्लीमेंट्री जैसे मशीनरी है, तो वो डिमांड है डिराइव डिमांड, क्योंकि पेपर बनाने के लिए हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो मशीनरी जो है वो डिराइव डिमांड। डिटरमाइन करना what needs to be done and how it is to be done, and this term is associated with this is associated with planning। ऑफिशियल आंसर था ऑर्गेनाइजिंग, देन बाद में आंसर चेंज कर दिया गया था। फिर उसके बाद है मैनेजरियल रोल्स एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल ऑफ मैनेजिंग वाज गिवन बाय मिंजबर्ग। मिंजबर्ग ने दिए थे हमारे 10 मैनेजरियल रोल्स, जिसको फिर उन्होंने 3 हेडिंग्स में बांटा था, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स। उनके फिर सब रोल्स थे कुछ, वो याद कर लेना। फिर उसके बाद है एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर allocated and controlled by the government। तो ये कौन सी इकोनॉमी होती है? ये होती है आपकी नॉर्थ कोरिया वाली इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर सॉरी 71, क्वेश्चन नंबर 71, threat of new entrants, threats of substitutes, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier and current rivalry। ये है फैक्टर फाइव 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 फोर्सेस, या फिर फाइव फोर्सेस मॉडल, जिसमें जो ये 5 जो आपके फोर्सेस हैं वो दिए गए हैं, तो ये आपका फाइव फोर्सेस मॉडल आएगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, ये सारे टाइप्स किसके हैं? ये हैं आपके फंक्शनल स्ट्रेटजी के टाइप्स। 12th क्लास का क्वेश्चन था वो। A process of setting mutually agreed upon goals and using those goals to evaluate the employee performance। कौन कौन से होते हैं देखना, mutually agreed upon कुछ goals हैं हमारे पास, और mutually agreed upon है, लेकिन वो सेट किसने किए होंगे? मैनेजमेंट ने किए होंगे, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और उन्हीं गोल्स के ऊपर जो है आपके जो इम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, इसे एमबीओ बोलते हैं। ये चैप्टर करने दिया था ना। अच्छा, ये था आपका, ये फाइव फोर्सेस मॉडल जो था, ये माइकल ई पोर्टर ने दिया था, माइकल ई पोर्टर ने दिया था। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल भी बोलते हैं ना इसे हम, ये वाला, ये पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आता है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। जो प्रोग्राम डिसीजन जो आपके होते हैं, ये वेग तो नहीं होते जी, बिल्कुल, ये लोअर लेवल पे हो सकते हैं, शायद ये रेडिली अवेलेबल भी क्या पता हो, ये प्रोसीजर रूल्स एंड पॉलिसी भी होते हैं, लेकिन ये कभी भी वेग नहीं होंगे। अगर इंग्लिश भी आती थी तो भी क्वेश्चन ठीक हो जाता। हाथॉर्न स्टडी इज एसोसिएटेड टू विच मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये बिहेवियरल अप्रोच से स्टडी जो आपकी हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड है हेल्टन मायो वाली। तो उसमें जो सेकंड हैंड सिक्योरिटी से डील करती है वो मार्केट भी इन्होंने पूछ ली थी। ये इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए थे, एक जैसे, एक तो स्टॉक मार्केट दिया था, स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा इन्होंने कैपिटल मार्केट दिया था। लेकिन कैपिटल मार्केट के दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्राइमरी भी आती है, सेकेंडरी भी आती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद है 77, वॉलंटरी ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु जॉइन टुगेदर इन ऑर्डर टू सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के डिसीजन। जो छोटी छोटी स्टूडेंट यूनियंस भी अगर हम देख लें, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बन जाती हैं, या फिर कोई भी लेबर यूनियन टाइप जो बन गई, तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, अपनी बात मनवाई जाए, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद मैक्सिमम प्राइस अबव विच प्राइस, अच्छा सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस जिसके ऊपर प्राइस अलाउड नहीं है, दिस इज योर सीलिंग प्राइस। उसके बाद है एक measure of the effect of total national income of some component change in the aggregate monetary demand is known as, इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। ये किसने दिया था? केन्स ने दिया था। ये कहते हैं कि इनिशियल चेंज जो इन्वेस्टमेंट या डिमांड में होता है, इट लीड्स टू द लार्जर चेंज इन द नेशनल इनकम।
उसके बाद अगेन एक डेफिनेशन दी हुई है आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर याद है ना, जिसमें एक फंक्शनल हेड होता है, एक आपको प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है दैट असाइन स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शंस डिपार्टमेंट्स टू वर्क on one or more projects being led by the project manager is defined as the matrix structure. उसके बाद आता है आपका द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये होगा आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या है द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। इसने ये पूछा, कहता है कि ब्रांड रेजोनेंस मॉडल की जो स्टेजेस हैं उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करना। तो आइडेंटिटी, इंटेंस एंड एक्टिव लॉयल्टी। देन कम्स योर मीनिंग जो है आपका, इट शुड बी मीनिंग नहीं, हाँ ये पहले से ही मैच किया हुआ है, ये पहले से ही मैच किया हुआ है। देखना फर्स्ट का डी आएगा, तभी मैं सोचूं आइडेंटिटी जो है इट शुड बी डीप, ब्रॉड एंड इट शुड बी अवेयरनेस क्रिएटिंग। उसके बाद मीनिंग जो है आपका पार्ट, ये होता है आपका पार्ट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंस। जो आपका मीनिंग है, इट शुड क्रिएट इधर अ पॉइंट ऑफ पैरिटी और अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देन योर रिस्पॉन्स शुड बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। एसेसिबल रिएक्शन होने चाहिए, ये जिनको आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। इधर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। देन रिलेशनशिप जो है इट शुड बी इंटेंस एंड एक्टिव लॉयल्टी क्रिएट करता हुआ होना चाहिए। इजी था ये भी, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। एक आधा भी मैच से लिस्ट वाले तो सारे ही आसान होते हैं क्वेश्चन। एक मार्केटिंग सिस्टम जो कंप्राइज करता है प्रोड्यूसर को, होलसेलर, रिटेलर, जो एक्ट कर रहे हैं एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह। देखना एक बारी मुझे, यहाँ प्रोड्यूसर है, यहाँ प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने दी अपनी गुड्स को होलसेलर को, होलसेलर ने दी अपनी गुड्स को रिटेलर को। तो ये आपका जो काम है ये वर्टिकली नहीं चल रहा सारा, ये सेम लेवल पे थोड़ी ना है सब। हॉरिजॉन्टल तो तब होता जब अगर ये सेम लेवल पे होते। तो इसका सही आंसर आएगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, वीएमएस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। एक मेथड इन विच कंपनी चार्ज करती है फेयरली लो प्राइस फॉर अ हाई क्वालिटी ऑफरिंग। अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत हाई क्वालिटी दे रहे हैं, तो ये होगा आपका वैल्यू प्राइसिंग। उसके बाद बूज, एलन एंड हैमिल्टन ने डिफाइन किए हैं 6 कैटेगरीज नए प्रोडक्ट की। उनमें से उनमें से एक कौन सी नहीं है। उनमें 6 कैटेगरीज हमें ना ऐसी दी थी, कहते थे या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच इज न्यू टू द वर्ल्ड, या फिर प्रोडक्ट लाइंस नहीं है, या फिर एडिशंस हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस में, या फिर इम्प्रूवमेंट्स हैं, या फिर रिविजन्स हैं आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, या फिर रीपोजिशनिंग है, या फिर कॉस्ट रिडक्शन है। इन्होंने रीसेगमेंटेशन जैसा कुछ नहीं दिया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 याद कर लेना। इसमें कॉस्ट रिडक्शन, रिपोजिशनिंग, improvements या फिर revisions in the existing product, additions to the existing product line, new product lines या फिर new to the world product। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से ए ने विड्रॉ किए हैं 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर के शुरुआत में, हर एक क्वार्टर के शुरुआत में वो 3000 यानी उन्होंने टोटल 12,000, यानी 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो टोटल उन्होंने 12,000 वो ड्रॉ करे होंगे। उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट उन्होंने दी हुई है 12% पर एनम। तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी क्वार्टर अगर आप यूज कर रहे हैं पैसे लेकर, तो मान लो कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हैं, 12 मंथ्स का पूरा पीरियड होता है। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, 7.5 साल का होता है पीरियड अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब आपने पहली ड्रॉइंग की होगी तब आपके पास कितने महीने का, 12 महीने का समय होगा उस पैसे को यूज करने के लिए। जब आपने यहाँ पे बिगिनिंग एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ क्वार्टर जब आपने की होगी, तब भी आपके पास कितना कितना समय होगा, तब भी आपके पास जो है 3 मंथ्स का जो आपके पास पीरियड है वो अभी बचा हुआ होगा। तो ये टोटल इसका जो एवरेज पीरियड जो आता है वो 7.5 मंथ्स का आता है। इसको ऐड करके इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो आपका ये आएगा 7.5 मंथ्स का। 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स। ओके, तो 7.5 मंथ्स का 12,000 पे 12% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 900 रुपये आएगा। 87 क्वेश्चन।
अमाउंट स्पेंड इन अमाउंट स्पेंड दिस ईयर बट रेवेन्यू अर्नड नेक्स्ट ईयर। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। सिंपल, 11th क्लास में ही सीख गए थे हम CF, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD, बैलेंस CD। डेबिट बैलेंस क्या शो करता है भाई? मनी ओइंग टू द फर्म भी शो करता है, मनी हैज लॉस्ट, द फर्म हैज लॉस्ट मनी और इनकर्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिट ही होते हैं, मनी ओनिंग टू समवन सम अदर पर्सन, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट नहीं होता। डेबिट वो होता है जो या तो हमारी एसेट है, यानी कि फर्म पैसा मांग रही है किसी से, या फिर हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए। सीक्रेट रिजर्व्स परमिट नहीं है, कौन से? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अंडर। तो आपका जो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल है उसके अंडर ये वाले जो सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। कंजर्वेटिज्म भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी लॉसेस हैं एंटिसिपेट करेंगे उन्हें, लेकिन जो आपके एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। विच इज नॉट अ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सी नहीं है? देखना, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है, टू पार्ट प्राइसिंग भी है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग भी है, लेकिन चैनल प्राइसिंग जैसा हमने प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में नहीं पढ़ा। वैसे पढ़ा है, चैनल प्राइसिंग होता है, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का ये पार्ट नहीं होता। प्राइसिंग की कुछ 50-60 स्ट्रेटजीज हैं, उनके अलग अलग हेड्स हैं, वो सब हम एक ही वीडियो में कर लेंगे कि कौन से जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसमें कौन कौन से सब पार्ट्स उसके आते हैं, कौन कौन से उसके सब पार्ट्स नहीं आते हैं। तो है, चैनल प्राइसिंग भी स्ट्रेटजी है, लेकिन वो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग की स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे इसमें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी होती है ना, कई सारी होती हैं। EBIT लेवल्स जो होते हैं, ऐसा EBIT लेवल जहाँ पे EPS सेम रिगार्डलेस ऑफ द डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी मिक्स आपका कुछ भी हो, लेकिन EPS जो है आपका वो सेम रहेगा, तो इसे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, को और किस नाम से जाना जाता है? इसको IRR के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पिक्चर दी हुई थी इन्होंने और कहते थे कि इस फोटो को देखकर हमें बताइए कि किस प्रकार की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो यूज की जा रही है कंपनी के द्वारा। तो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर आएगा इसमें। इसमें कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर क्यों आएगा? क्योंकि देखना ऑप्शंस देखो, दूसरा कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ऑफिशियल आंसर ये दिया हुआ था इसमें। कांस्टेंट अगर होता पर शेयर तो EPS जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या ये भी नहीं बढ़ना था? जो इन्होंने फिक्स दिखा रखा है यहाँ तक, ये बिल्कुल फिक्स है, क्या ये भी इसके साथ साथ बढ़ना नहीं था अगर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर होता तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो तो आंसर हो नहीं सकता। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हों, तो उसकी वजह से ये वाला जो डिविडेंड का अमाउंट है वो बढ़ रहा हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। वेरिएबल पे आउट तो ये बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी ये नहीं है। उसके बाद ये वाला है, ये सिंपल सा ग्राफ आपको कौन सी उसका दिया हुआ है थियोरी का, ये आपका एफिशिएंट, इसमें द इफेक्ट ऑफ लिवरेज ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर द NI अप्रोच। NI अप्रोच और NOI अप्रोच की जो कर्व्स है ना, उनकी शक्ल याद होती तो वो सेम टू सेम ये यहाँ पे इन्होंने NI अप्रोच का दिया हुआ है। NOI अप्रोच जो होती है उसका आपका कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट होता है, यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ, ओ ये आपका जैसे यहाँ पे इक्विटी का कॉस्ट राइज करता है और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल डेट यहाँ का एक जैसा रहता है, वो वाला NOI अप्रोच का था जो कहता था इरेलीवेंट है कुछ भी हो तो ये वो कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डेट कम रहेगा। वो तो था NOI अप्रोच का, और ये था आपका NI अप्रोच का, जिसमें ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ ओवरऑल डेट है ना, सॉरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होते होते कॉस्ट ऑफ डेट की इक्वल एक दिन आ जाएगी। उसके बाद which ratio indicates the number of times the fixed financial obligations are covered by the net operating cash flow generated by the company? Debt service coverage ratio। डेट की सर्विस किससे होगी? इंटरेस्ट से होगी। कितने बार आप कितने फ्रिक्वेंटली आप जो इंटरेस्ट है वो पे कर देंगे, कौन सी रेशो आपको बताएगी? डेट डेट सर्विस कवरेज रेशो आपको बताएगी। इसका ये फॉर्मूला है DSCR का, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल डेट सर्विस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में अगेन एक टी क्या उनकी डेफिनेशन दे रखी है और पूछा था कि किसने दिया था, तो ये इन्होंने दिया था डेफिनेशन। उसके बाद ईयर्स मैच करने थे आपको, है ना,
कुछ लेबर कुछ वो जो पोस्ट्स के नाम दिए गए थे, डेजिग्नेशंस के, और उनके ईयर्स दिए गए थे। तो देखना एक बारी, जो आपका लेबर ऑफिसर है, जो आपके लेबर ऑफिसर हैं, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1931 में। लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है 1948 में आए थे टैक्सेज एक्ट के साथ। फिर उसके बाद आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर 1990 का, ये तो रिसेंट का कॉन्सेप्ट है। ये था क्वेश्चन 98। जो आपकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सोशल सिस्टम का इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है? तो ये आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन रोल बाउंड्रीज, ये नहीं है। वेयर है जो इनफॉर्मल रिलेशन हैं, जो सोशल फैक्टर्स इन आउटपुट है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये तीनों ही आपके आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पार्ट ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। सारी चीजें आती हैं, वेजेस में सैलरीज भी आती हैं, सर्विस सैलरीज के लिए किया जाता है वो भी आते हैं। उसके बाद जॉब एवेल्युएशन भी आती है, जिसके अंदर हम जॉब की वर्थ को जो वो याद करते हैं। और उसके बाद इंसेंटिव भी आते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। उसके बाद समाप्त होता है क्वेश्चन पेपर आपका 100वें क्वेश्चन पे। 100th क्वेश्चन क्या पूछता था? कहता था विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो एसोसिएटेड नहीं है? तो लेबर वेलफेयर तो बिल्कुल है जी, काउंसलिंग भी है जी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी है जी। लेकिन ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक्ड नहीं है। ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जनरली बनाई जाती हैं, अगर अंदर भी बनाई जाती हैं तो उनका एचआरएम के साथ कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता। तो यहाँ पे आपका पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 2019 में लिया था वो होता है समाप्त। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज राइट मी इन दी कमेंट सेक्शन। तभी केवल मुझे पता चल पाएगा कि आपको ये पेपर समझ में आया है या नहीं आया है, और इसके बाद हमें और भी पेपर इसी तरह से डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पीडीएफ आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना, मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज अगर कंटेंट पसंद आता है आपको, इस चैनल पे दूसरे एक्स भी हमने करवाए हुए हैं, तो आप प्लीज एक बार इस चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे और काम करने के लिए। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे फोकस्ड।